ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे होगा। राजस्थान में भाषण पर रण। पचास 60 डायरी लड़ाई गई असेंबली के अंदर। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी 50 लाख। नीतीश की पुलिस मर्डरर है। दिल्ली का कातिल बेटा आपको डरा देगा। मैं हूं आपके साथ विवेक श्रीवास्तव और अब वक्त है देश की 4 बड़ी खबरों को आपके सामने रखने का। आज की पहली बड़ी खबर होगी ज्ञानवापी और उसके अंदर होने वाले सर्वे को लेकर। यह भी आपको बताएंगे, पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। 4 बजे की जो सबसे बड़ी खबर है उसके बारे में। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है यह जान लीजिए, राजस्थान में भाषण को लेकर मचे रण पर भी हम आपको 4 बजे बात करेंगे और उस चर्चा में हमारे एक्सपर्ट शामिल होंगे। तीसरी खबर जिसका हम रुख करने वाले हैं आज, बिहार में बिजली के बदले गोली कांड पर नीतीश से सवाल जवाब करेंगे और पूछेंगे सवाल कि आखिर प्रदर्शन के बदले गोली। चौथी खबर दिल्ली की होगी जिसमें यह पूछेंगे कि आखिर यह राजधानी इतनी बेदिल क्यों होती जा रही है। इन सभी खबरों पर हमारी नजर होगी और हमारे साथ इन चारों खबरों पर 4 रिपोर्टर होंगे। प्रयागराज हाई कोर्ट के फैसले को लेकर पूरी जानकारी अभिषेक उपाध्याय देंगे। राजस्थान में मोदी के दौरे के बाद मचे घमासान पर पूरी जानकारी मनीष शर्मा से हम जानेंगे। बिहार में नीतीश की तालिबानी पुलिस की ग्राउंड रिपोर्ट शशांक से जानेंगे जो कटिहार की सीमा में अब दाखिल हो चुके हैं। और दिल्ली में मां के मर्डर पर पल पल की रिपोर्ट देंगे हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। और इसी के साथ ही 4 सीनियर जर्नलिस्ट जो आपको विंडो में दिख रहे होंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रदीप सौरभ जी, कुर्बान अली, राकेश शुक्ला और अकुल श्रीवास्तव भी होंगे हमारे साथ, जो हर खबर की नब्ज पकड़ना जानते हैं। उनसे समझेंगे कि ज्ञानवापी का क्या होगा, राजस्थान के घमासान का समाधान क्या होगा, बिहार की पुलिस इतनी बेदर्द क्यों होती जा रही है और दिल्ली का बेटा इतना बेदिल कैसे हो सकता है। लेकिन अभी की शुरुआत करेंगे हम 4 बजे की सबसे बड़ी खबर से, जो खबर आ रही है ज्ञानवापी एएसआई सर्वे से जुड़ी हुई। वहां से हमारे रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय जानकारी देंगे। तब तक इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता देते हैं कि ज्ञानवापी सर्वे को लेकर जो बड़ा फैसला आने वाला है वो ये कि कुछ ही देर में फैसला संभव होगा। 3:30 बजे समय मुकर्रर किया गया था, उस समय सुनवाई जारी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एएसआई और मुस्लिम पक्ष का जवाब दाखिल हो चुका है। एएसआई ने 4 अगस्त तक सर्वे का वक्त मांगा था और उसने कहा था कि हमें परेशान किया जा रहा है, सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, यह कहा था एएसआई का। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर कि शाम के 4 बज चुके हैं। 3:30 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। एएसआई और मुस्लिम पक्ष का जवाब दाखिल आज वहां पर होना है। एएसआई ने 4 अगस्त तक सर्वे का वक्त मांगा है कि 4 अगस्त को वो सर्वे पूरा कर लेगा। हमें परेशान किया जा रहा है, ये कोर्ट में कहना है मुस्लिम पक्ष का। सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, ये कहा है एएसआई ने। और इसी पर बनी हुई है हमारी नजर। आपको सीधे सबसे पहले लिए चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बताएंगे अभी का अपडेट क्या है, कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, कोई बाहर खबर निकल कर आई क्या? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, सबसे अहम बात यह है कि जो आज सुनवाई शुरू हुई है वो समय से पहले शुरू हो गई। 3:30 का समय मुकर्रर था लेकिन 3:15 पे शुरू हो गई। और सबसे अहम बात यह है कि सुनवाई की शुरुआत तो हुई एएसआई को लेकर के, लेकिन जो दलीलों का प्ले ग्राउंड है वो अचानक ही बदला है। और एएसआई के सर्वे करने से जो नुकसान हो सकता है उससे लेकर के वो चला गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के। हमारे साथ में मोइन खान है, हमारे यहाँ संवाददाता, उनसे और समझते हैं। जब सुनवाई हुई मोइन जी, तो बात चल रही थी एएसआई को लेकर के, अचानक अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात शुरू हो गई। एग्जैक्ट प्लेग्राउंड बदला है अचानक। देखिए, तकरीबन 1 घंटा हो गया है सुनवाई शुरू हुए और आज की सुनवाई पर अगर जो पूरा जिस्ट निकल करके आया है कि मुस्लिम पक्ष ने आज यू टर्न लिया है। कल तक वो ये आशंका जता रहे थे कि अगर खुदाई होगी तो जो ढांचा है उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन आज वो बात नहीं दोहरा रहे हैं। आज 2 बातों को फोकस कर रहे हैं, ऑर्डर 7, रूल 11,
यानी जो वाराणसी की अदालत में जो वाद दाखिल है उस वाद की पोषणीयता पर आज फिर से सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा, वो फिर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का है उस पर बहस कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 को जो मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी साहब हैं, सेक्शन 5 को पढ़ करके बता रहे हैं कि उसके बड़ी अहम बात है कि शुरुआत में उन्होंने कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी कि वहां पर फावड़ा लेकर के एएसआई के लोग गए थे। तो शुरुआत उनकी आज भी ये थी कि ये लोग डैमेज कर सकते हैं इनके एक्सकेवेशन से, लेकिन अचानक ही वो ग्राउंड छोड़ करके अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वहां का जो वाद है बनारस का, उसकी पोषणीयता को लेकर, देखिए वो जो तस्वीर की बात है वो खुद लेकर के नहीं आए हुए हैं, बल्कि एएसआई की तरफ से जो कल हलफनामा दाखिल किया गया था उसमें एक तस्वीर जो है वो इंजस्ट की गई थी, उसके साथ इंसर्ट की गई थी। उस तस्वीर में ऐसा दिखा रहा है कि एक सरकारी वर्दी पहने हुए जो शख्स है, जो है जिसको आमतौर पर हम लोग अर्दली बोलते हैं, वो हाथ में फावड़ा लिए हुए है। और उसी तस्वीर को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर जब वहां खुदाई नहीं होनी थी क्यों अर्दली जो है वो फावड़ा लेकर क्यों गया। और आशंका इस बात की है कि बाद में फावड़े का इस्तेमाल किया जा सकता। देखिए दो चीजें बड़ी अहम हैं। एएसआई की ओर से कहा जा रहा है कि वो जो जीपीआर सर्वे होता है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे होता है, उसके जरिए वो काम कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार एक्सकेवेशन की बात कर रहा है और अब उसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी सवाल खड़ा कर दिया है। सुनवाई जारी है। इस बात की आशंका जताई जा रही है प्रदीप सर कि वहां पर फावड़ा लेकर गए थे तो हो सकता है खुदाई हो, लेकिन अगर वो खुदाई करते तो कोर्ट के हिसाब से उनको जवाब तो देना होगा ना। निश्चित तौर पर देखो विवेक, ये जो पूरा मुद्दा है इस पर हम लोग कुछ थोड़ा जल्दी बहस कर रहे हैं और कुछ एक्टिविज्म का भी हमें लगता है कि हम शिकार हैं इस विषय पे। और अभी कोर्ट में मसला है और कोर्ट में मसले को होने दीजिए। अभी ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि ये सर्वे कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, एएसआई को क्या इजाज़त देने जा रही है कोर्ट। थोड़ी देर का इंतजार कर लिया जाए, शायद 4 सवा 4 तक कुछ इस मामले में फैसला आ सकता है। कुर्बान सर, लेकिन ये चीजें मौखिक तो नहीं होती है ना कि अगर कोई कह देता है कि नहीं मैं फावड़ा लेकर जा रहा हूं और मैं वहां पर खुदाई करूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें, मेरा मतलब ये है कि इन सारी चीजों का जवाब आपको कोर्ट में दाखिल करना होगा कि एएसआई सर्वे करने गए थे तो कैसे किया, क्या किया। अगर कोर्ट ने कहा है कि नुकसान नहीं पहुंचाना है तो इसका जवाब तो देंगे, तो ये मौखिक दावा नहीं हो सकता ना। यकीनन मौखिक दावा नहीं हो सकता, लेकिन जब चूँकि कोर्ट ऑब्जर्वेशन कर रहा है लगातार, कल से आज तक का एक तरह से स्टे भी हुआ, तो ये तो कोर्ट को सेटिस्फाई होना है। और सवाल ये है कि अगर किसी पॉलिटिकल आदमी के हाथ में होता तब तो आप ये भी कह सकते थे कि साहब ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है या दूसरी वजह से हो रहा है, मगर अब तो ये अदालत की जवाबदेही है और अदालत को ये तय करना है और अदालत का वर्डिक्ट ही फाइनल वर्डिक्ट होगा। अदालत का वर्डिक्ट और अदालत के फैसले के बाद ही राम मंदिर का निर्माण हुआ और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो लेट्स वेट फॉर द डिसीजन। कुछ देर का इंतजार कर लेते हैं, वो साफ हो जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी जान लीजिए। राजस्थान का, जैसे बताता है राजस्थान से ये बड़ी खबर। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर वार हुआ। आज पीएम गए थे सीकर और वहां से नाम बदलकर पाप छुपाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री का यह बयान था, गांधी जी के क्विट इंडिया नारे की जरूरत है, यह कहा पीएम ने वार करते हुए। कांग्रेस ने पूछा कि मणिपुर पर खामोश क्यों है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर वार किया और यह कहा कि नाम बदलकर पाप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा था, सुनाते हैं आपको। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको 100 बार आने के लिए कहो, मैं कुछ नहीं करूं, लेकिन आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं।
तो ये बहुत अहम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे, उन्होंने विपक्ष पर लेकर हमला बोला और इधर से जवाब आता है कि पीएम राजस्थान में कांग्रेस को टारगेट तो करते हैं लेकिन मणिपुर कुछ नहीं बोलते हैं। आपको लिए चलते हैं सीधा राजस्थान। मनीष शर्मा जुड़ रहे हैं वहां से हमारे साथ। मनीष, आज का पीएम का ये कार्यक्रम काफी अहम, एक और तो उन्होंने पहले अपना जो उनको किस्त जारी करनी थी, किस्त जारी किया और उसके बाद जो जनसभा को संबोधित किया उसमें सीधा सीधा हमला बोला विपक्ष पर और यह कह दिया कि यह पुराने पाप छुपाने की कोशिश है और ऊपर से वो जो दूसरा गहलोत वाला विवाद चल रहा था वो तो चल ही रहा है। बिल्कुल विवेक, आज प्रधानमंत्री ने एक तरफा नहीं बल्कि चौतरफा हमला बोला। खासतौर पर उन्होंने राजस्थान सरकार पे ये आरोप लगाया कि ये विकास के कामों में रोड़े अटकाते हैं एंड यूपीए पर आरोप लगाया कि वो नाम बदलकर अपने पाप को छुपा रहे हैं। और सबसे विवादास्पद जो राजस्थान का मुद्दा है लाल डायरी, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अशोक गहलोत सरकार को घेरा कि इन्होंने अपने काले कारनामों को इसमें छिपा रखा है और जिस दिन ये उजागर हुए कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। कुछ ही देर हुई थी, प्रधानमंत्री ने बोला और उसके तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि अशोक गहलोत ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। तो विवेक, एक बात तो तय है कि राजस्थान समेत वैसे तो कई राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार जो राजस्थान का चुनाव होगा वो बेहद रोचक होगा। सियासी बाण चलेंगे, शब्दों के तीर चलेंगे और ये सब कुछ शुरू हो चुका है। वक्त अभी 4 महीने का बाकी है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो हमले किए उनका जवाब कांग्रेस को तो देना ही पड़ेगा। जी विवेक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले किए, वो हमने आपको बात बताई और इसके अलावा राजस्थान में एक भाषण को लेकर सीएम और पीएमओ के बीच गजब की ठनी हुई है, ये भी जानकारी आपको देंगे। उसकी पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, इस बड़े वॉल पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि आखिर आज क्या क्या हुआ, भाषण पर क्या हुआ। अशोक गहलोत का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं, आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण जो है माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा, भाषण के माध्यम से आपका स्वागत नहीं कर सकूंगा, ये कहा। अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि पीएमओ ने कार्यक्रम हटा दिया, अशोक गहलोत का यह आरोप था और मैं ट्वीट के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्रोटोकॉल के तहत हमने आपको निमंत्रण भेजा था और आपके भाषण के लिए समय भी दिया गया था, लेकिन आपके ऑफिस ने कहा कि आप इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की पिछली यात्रा के दौरान भी आपको हमेशा बुलाया गया है, आप उन सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, आज भी आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, आपका स्वागत है, आपका नाम सभी जगह विकास के काम वाली पट्टियों पर भी आपका नाम जो है वो लिखा गया है, ये कहा है पीएमओ के द्वारा। इसका जवाब आया, अगर कोई शारीरिक परेशानी ना हो तो आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, ये पूरा विवाद था। अब क्या है कि अशोक गहलोत ने अब इसके जवाब में क्या कहा, क्योंकि आज पूरा जो भाषण था वो पूरा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यालय ने मेरे ट्वीट पर संज्ञान लिया, परंतु संभवतः उन्हें भी तथ्यों से अवगत नहीं करवाया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात को मुझे पुनः अवगत करवाया गया कि मेरा संबोधन नहीं होगा। ये अब उस ट्वीट के बाद, पीएमओ के उस ट्वीट के बाद अब ये कहा है अशोक गहलोत ने। भाषण पर यही पूरा रण छिड़ा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। भाषण को लेकर मचे रण के बीच में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य को लेकर शुभकामनाएं भी भेजी थी, आपको सुना देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। तो अब ये हमने आपको पूरा मामला समझा दिया, कैसे भाषण पर राजस्थान में रण छिड़ा हुआ है और ये काफी अहम हो जाता है। सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको राकेश शुक्ला सर के पास। राकेश सर, ये काफी अहम हो जाता है राजनीति में कि एक और जो प्रधानमंत्री हैं वो शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं,
और दूसरी ओर ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि नहीं, हमने तो अपना कार्यक्रम दिया था और उधर से पीओमे के द्वारा मना कर दिया गया। जब किसी राज्य में कार्यक्रम होता है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को जिस मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम होता है उसकी तरफ से आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से उसमें सहमति दी गई या असहमति दी गई, उसके हिसाब से कार्यक्रम की कार्य योजना बनती है, जिसमें कहते हैं कि डेस्क में कौन कौन बैठेगा, किसका संबोधन कितने मिनट का होगा, फिर वो मिनट टू मिनट और डेस्क बनता है कि आगे की पंक्ति में कौन रहेंगे, पीछे की पंक्ति में कौन रहेंगे। इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ये सहमति दी गई थी कि मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे, क्या बाद में फिर ये असहमति दी गई कि मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य कारणों से या किसी कारणों से शामिल नहीं हो रहे। तो पहला प्रश्न तो ये है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कम्युनिकेशन क्या हुआ। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि जिस स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये आयोजन किया गया, उन अधिकारियों के पास वो कम्युनिकेशन क्या पहुंचा या उन्होंने क्या समझा, उसके बाद उन्होंने रद्दोबदल किया। तो ये ऊपरी तौर पे जो हम राजनीतिक देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नीचे जो आधिकारिक तौर पे मिसकम्युनिकेशन होता है, उसकी वजह से इस तरह की समस्याएं पैदा होती है। कैसे करेंगे तय, क्योंकि दोनों पदों की अपनी अपनी गरिमा है, एक प्रधानमंत्री उनका कार्यक्रम, एक मुख्यमंत्री उन्हीं के राज्य में उनका कार्यक्रम, लेकिन ये तय कैसे करेंगे? दोनों लोगों ने अपनी अपनी सफाई दी है। ये राजनीति ही तो है कि एक और प्रधानमंत्री जी खुद इधर उत्तम स्वास्थ्य की कामनाएं करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं मैं तो आना चाहता था, बुलाया नहीं गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री के रिश्ते बड़े चुटीले रहे हैं, और ये भी सच रहा है कि अब तक के 4-4.5 साल के इस कार्यकाल में वो जब भी वहाँ गए हैं तब वो अशोक गहलोत आए हैं, चाहे राजनीतिक टीका टिप्पणी कुछ भी रही हो। तो अशोक गहलोत का रिकॉर्ड उस मामले में, और वो ममता बनर्जी की तरीके से या अन्य केसीआर की तरीके से नहीं रहा है कि साहब नहीं आएंगे, हम अपने राजा हैं, आप अपनी तरीके से जो भी करना हो कर लीजिए, तो वो नहीं रहा है। इस बार ये निश्चित रूप से तकनीकी क्या गड़बड़ रही हुई है ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर तंज ज़्यादा किए थे, फिर उसके बाद काउंटर तंज हुए थे, और वो तंजों का सिलसिला इस समय ज़्यादा चल रहा है, तो इनको ये भी हो सकता है कि शायद सहमति के बाद असहमति का पैर पीछे खींचा गया हो, और फिर उसमें इन्होंने कहा कि ना जाना अच्छा है, क्योंकि सामने सामने पब्लिक से जिससे वोट लेना है, जिसके पास जो अब तो सिर्फ कम्युनिकेशन का मामला है ना, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना हो, प्रधानमंत्री सीधे हमला करेंगे ये भी पता है, लाल डायरी का भी मामला पता है, तो ये इस समय लगता है कि लाल डायरी से बचने के लिए कुछ किया गया होगा। लाल डायरी का लगता है सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये सबको मालूम है कि अशोक गहलोत बिस्तर पर हैं, उनके पैर में चोट लगी हुई है, वो चल नहीं सकते, तो ये तो मालूम था प्रधानमंत्री कार्यालय को कि वो नहीं आ पाएंगे। शायद ये डिस्टेंस के साथ भाषण करने की बात नहीं होगी, मगर वो भी मौका नहीं दिया गया, तो जाहिर है कि राजनीति तो हुई है। हाँ, राजनीति तो हुई है, कुल मिला के ये मानना है, और क्या सच्चाई है वो भी सामने आएगी। खबरें हम आपको बताएंगे, अपडेट करते रहेंगे। आपको लिए चलते हैं हम बिहार, और वहां पूछेंगे कि नीतीश की पुलिस क्या मर्डरर है, और ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बिहार से जानिए बड़ी खबर यह कि कटिहार में बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। बिहार पुलिस की गोली में 2 लोगों की मौत हो गई। भीड़ पर गोली मारने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं बिहार के कटिहार से। यहां पर बिजली को लेकर लोगों का प्रदर्शन हो रहा था। लोगों के घरों में बिजली नहीं आ रही थी, उस पर प्रदर्शन हो रहा था। लोग गर्मी से बेहाल थे इस महीने में, उस पर प्रदर्शन हो रहा था। और उसके बाद पुलिस ने गोलियां चला दी, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बिजली मांगने के बदले में गोली मिली। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये कटिहार से तस्वीरें हैं। ये देखिए कैसे पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है छत के ऊपर। आगे प्रदर्शन हो रहा था, इन्हें प्रदर्शन को रोकने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये पुलिसकर्मी यहां फायरिंग कर देते हैं। लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरे भी तरीके हो सकते हैं जिनसे रोका जा सकता था इसे, लेकिन नहीं। और ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर काफी अहम। यहां पर देखिए कैसे प्रदर्शनकारी आगे हैं और यहां से पुलिसकर्मी अब उन्हें गोली चला देते। ये जो प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां आपको दो पुलिसकर्मी नजर आएंगे और यहां पर ये प्रदर्शन चल रहा था, और यहीं पर इसी प्रदर्शन में पुलिस वालों के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बिजली मांगने पहुंचे थे लोग, प्रदर्शन कर रहे थे लोग, ये कह रहे थे लोग कि उन्हें बिजली दी जाए ताकि उनके घरों का पंखा चल सके, ताकि उनके घरों का कूलर चल सके, ताकि टीवी चल सके, ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिले। बिजली जो घर में प्रकाश के लिए एक बेसिक नीड है, अब उस पर प्रदर्शन हुआ और गोलियां चली।
सब आ सब आ गया। इधर भी लो, इधर मार दिया रे गोली मार दिया रे, एक को मार दिया रे। कहाँ वीडियो में ऐसे बोलो, एक को मार, अरे फिर से दो को मार दिया रे। ये क्या कर रहा है? अरे साला निकल रहा है, पकड़ पकड़, आजा आजा। तो बिहार में गोली कांड पर नीतीश सरकार की घेरेबंदी अब शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के चीफ ने नीतीश कुमार से पूछा है कि क्या हक की मांग करेंगे तो आप गोली चला देंगे। वहीं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में लाठी और गोली का शासन चला रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। यह बयान आया था चिराग पासवान। अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कम से कम बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है। हर सवाल के जवाब में लाठी गोली चलाना ये परंपरा बिहार में बन गई है। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री को आना चाहिए और जवाब देना चाहिए, अब बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या आपको सामने आकर जवाब नहीं देना चाहिए कि कैसे आपके प्रशासन ने, आप वो वीडियो देखे, आप देख नहीं सकते हैं किस तरीके से गोली से उन लोगों को मार दिया गया। जो जंगल राज ये कहते थे लालू जी के जमाने को, इन्हीं का दिया हुआ शब्द है ना। तो आज की तारीख में बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या ये जंगल राज नहीं है? चलिए आपको कटिहार लिए चलते हैं। शशांक जुड़ेंगे हमारे साथ और वहां पर हाल बताएंगे कि अभी क्या है, कि क्या बेसिक नीड जो है, जो अपना हक है, जो सरकारें दावा करती हैं, जो प्रशासन दावा करता है बिजली देने का, वो मांग देने पर अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो क्या गोली चला दी जाएगी? वहां के लोगों का क्या कहना है? ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं शशांक के पास। शशांक, अभी आप कहां हैं? वहां के लोगों से आपकी बात हुई, आप कुछ देर से वहां मौजूद हैं, क्या कहा लोगों ने, बताइए। मैं यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, जो आप सवाल उठा रहे हैं कि क्या नीतीश की पुलिस हत्यारी है, क्या बिहार में गोली का शासन है, जो सवाल उठ रहा है उस पर आम लोग क्या सोच रहे हैं, हम खुद उनसे बात करेंगे। बिजली कटौती के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, बिजली घर में तोड़फोड़ किए, पुलिस कह रही है कि हम लोग अपने बचाव में गोली चलाए हैं। 3 लोगों को गोली लगी है, 2 की मौत हो गई है। देखिए, इसमें तो देखो जी प्रशासन की गलती है, क्योंकि प्रशासन के पास हर जगह की फोर्स होती है। पत्थर की अलग फोर्स होती है, गोली एक्ट के लिए तो पहले तो अलग से ऊपर से ऑर्डर आता है। उन्होंने बिना ऑर्डर के लिए अपने बचाव के लिए तो कर दिया। बेचारे जो जनता के लिए जो तुम सेवा कर रहे हो उसको तुम गोली मार दोगे? 8-8 घंटे सिर्फ लाइट आती है, ग्रामीणों का कहना है। वो लोग कह रहे थे कि 24 घंटा बिजली आनी चाहिए, तो क्या बातचीत से मामला नहीं सुलझ सकता? बिल्कुल सुलझ सकता सर। तो गोली चल गई। जी वो गलत हुआ सर, वो गलत हुआ जी, सरासर गलत हुआ सर। आप इधर आइए। पब्लिक का यह कहना है कि हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस लाठीचार्ज की है। तो क्या लगता है कि दोनों तरफ से लिपापोती की जा रही है या पुलिस प्रशासन की गलती है? नहीं, ये तो दोनों तरफ से लिपापोती हो रही है, क्योंकि हम सुबह में जो है न्यूज पे देखे थे, वहाँ जो है वहाँ की जनता जो है देख रहे हैं तोड़फोड़, कुर्सी का तोड़फोड़ कर रहे हैं लोग, और प्रशासन की इसमें भी गलती है। प्रशासन मतलब हमारी सुरक्षा के लिए है, ये नहीं कि हमको गोली मारने के लिए है, ठीक है। तो ऐसा मतलब दोनों का उसमें हुआ है। अच्छा, आप युवा हैं, ये बताइए, 8-8 घंटे बिजली आ रही है, 24-24 घंटे बिजली नहीं आती है, चिलचिलाती गर्मी है, लोग मांग कर रहे हैं, चिलचिलाती गर्मी है, लोग बता रहे हैं, अपनी बदहाली बयां कर रहे हैं कैमरे पर। हम चाहेंगे कि आप वहां पुलिस अधिकारियों से भी बात करें और पूछें कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थी जिनमें उन्हें प्रदर्शनकारियों पर गोली चलानी पड़ गई और सीधे माथे पर मार देते हैं। 3 लोग घायल, 2 लोगों की मौत, आप पूछिए वहां। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कटिहार की घटना को लेकर नीतीश सरकार के एक मंत्री का विवादित बयान सामने आया है और यह बयान बेहद संवेदनहीन है। कटिहार गोलीकांड पर मंत्री के विवादित बोल हैं। बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उनका बयान है लाठीचार्ज और गोली तो चलती रहती है। विजेंद्र यादव का बयान हम आपको बता रहे हैं, बिहार के ऊर्जा मंत्री, कोई बदमाशी करेगा तो पुलिस क्या करेगी, क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। तो मुआवजा भी क्या दिया जाएगा जिनकी मृत्यु हुई है सरकार? अब वो देखा जाएगा। ठीक सर, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार आरजेडी के साथ जाकर जंगल राज बना रही है और इसका उदाहरण है मणिपुर में कौन भगवान का राज है? मणिपुर में क्या हो रहा है जरा बताइए। यूपी में क्या हुआ? जिसको कोर्ट में लाया गया उसी को मार दिया गया।
अपना नहीं देखता है, दूसरे पर आरोप लगाता है। ये इतना नीचे स्तर पर राजनीति बातें जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे प्रदर्शन होंगे, बदमाशी होंगे तो गोली मार देंगे। लेकिन इस पर सवाल तो बनता है और हम पूछेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन करेंगे तो सिर में गोली मार देंगे? क्या प्रदर्शन पे गोली मिल जाएगी? बिजली मांगेंगे तो क्या आंखों में गोली मार देंगे आप? क्या भीड़ को हटाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था? क्या आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्या इस पूरे भीड़ को हटाने के लिए? और क्या लाठी चार्ज से उस भीड़ को नहीं हटाया जा सकता था? दूसरे तरीके नहीं थे, सीधा गोली मार दी। और वार्निंग के लिए क्या हवाई फायरिंग की गई थी कि क्या वहां पर? ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो इस पूरे घटना पर पूछे जाएंगे। प्रदीप सर, ये कितना शर्मनाक है कि आप गोली मार दें उसकी पुलिस, और उसके बाद मंत्री का बयान आता है कि नहीं, अगर बदमाशी करेंगे तो गोली, दूसरा तरीका नहीं था। देखो विवेक, गोली कहीं भी चले, देश के किसी भी हिस्से में चले, बिहार में चले, मणिपुर में चले, उसकी निंदा होनी चाहिए। और ये सवाल जो आप उठा रहे हो कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, ये मौके में जो अधिकारी थे उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा। हम लोग स्टूडियो में बैठकर बहुत सारे सवाल खड़े कर सकते हैं। आप सही कह रहे हो कि इस विषय पे क्या वार्निंग दी गई थी, क्या हवा में फायर किए गए थे। लेकिन अभी एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान को अगर हम नोटिस लें तो कह रहा था कि दोनों तरफ से हुआ है और भीड़ ने भी अराजक होकर तोड़फोड़ की। प्रदीप सर, मैं आपकी इस बात से सहमत तो नहीं हूं, क्योंकि आप एक बात बताइए, मैं फिर आपके पास आऊंगा। आप एक बात बताइए कि दोनों तरफ से ठीक है, हो अल्लाह होता है, लेकिन उनके पास बंदूकें तो नहीं थी ना प्रदर्शनकारियों के? यकीनन आप गोली मार देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने जो कहा इसमें एक चीज आपने नहीं गिनाई, पुलिस के पास रबर की गोलियां भी होती हैं। उसका मकसद यही होता है कि भीड़ को तितर बितर करना, ना कि जान लेना। तो सवाल ये है कि जब आपने ये माइंडसेट कर लिया, देखिए भीड़ तो होगी, और भीड़ हमेशा जो है मॉब मेंटेलिटी इसी तरह की होती है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या मजदूर हों, किसान हो, दूसरे तरह के कंट्रोल करने का काम है पुलिस के लिए है, उसके दूसरे तरीके होते हैं। बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारियों के पास बंदूक तो नहीं थे ना। इस पर भी आएंगे और आगे आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली और वहां से बताते हैं एक बहुत अहम खबर, जहां एक कातिल बेटे ने अपने मां को पीट पीट कर मार डाला। घटना नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके की है। यह हत्या सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए हुई है। मतलब 29 साल के दीपक के लिए मां से बड़ी थी प्रॉपर्टी, इसलिए उसने नशे में उसे पीट पीट कर मार डाला। यह उसी कातिल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। यह बेटा इतना बेरहम है, ये इतना बेरहम बेटा है कि मां के मर्डर के बाद चुपचाप एक कमरे के में जो है वो था, एसी चलाकर सो रहा था। ये उसके मां की तस्वीर है जिसकी हत्या कर दी इसने। हमारे संवाददाता मनोज वर्मा ने आरोपी की बहन से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा है पहले वो सुनिए। राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया और वजह थी एक प्रॉपर्टी। दरअसल जो बेटा था वो इस प्रॉपर्टी को, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इसे बेचना चाहता था। जब मां ने मना किया तो उसने अपनी ही मां की डंडे से इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। इस वक्त हमारे साथ उनकी बेटी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आपका जो भाई दीपक है उसने क्यों आपकी माँ का कत्ल किया? वो शराब बहुत पीता था, उसको बस ये था कि हर चीज़ मेरी है। जबकि आज तक हमने ये नहीं बोला, अपने किसी के भी सामने नहीं बोला, हमने उसको भी ये नहीं बोला कि हम तेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेंगे या कुछ भी लेंगे। लेकिन ये ऐसा शायद उसको लगता था कि मेरी बहनें मेरे हिस्से के पीछे भाग रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका है। हमने मम्मी से भी बोला कि ये सब चीज़ें जो भी हैं प्रॉपर्टी आप उनके नाम करो। मनोज वर्मा के पास लिए चलते हैं आपको। उन्होंने जो आरोपी है, जो कातिल है, उसकी बहन से बात की। मनोज, आपको क्या लगा कि आखिर कारण क्या हो सकते थे जिन परिस्थितियों में उसने अपनी मां को मार डाला? जी बिल्कुल, देखिए जो वजह है वो साफ तौर पर यही नज़र आ रही है कि वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था और जिस मकान में वो रह रहे थे उसी को बेचना चाहता था। इससे पहले भी 7-8 महीने पहले एक प्रॉपर्टी जो थी वो बेच दी थी, उसको बेचकर गाड़ी ली थी और जो सारे पैसे थे वो शराब में उड़ा दिए थे। और जो 24 तारीख को झगड़ा हुआ वो भी इसी बात पर हुआ, प्रॉपर्टी को लेकर पहले विवाद हुआ और उसके बाद उसकी माँ चाहती थी कि वो AC को ना चलाए, लेकिन वो AC चलाना चाहता था और इसी वजह से उसने अपनी माँ को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। और इसके बाद वो शराब के नशे में था, दूसरे कमरे में जाकर सो गया। सुबह उसको फरार होना था, लेकिन उससे पहले ही दोनों बहनें वहां पर पहुंच गई। जब उस बहनों ने देखा कि मां एक कमरे में बेसुध पड़ी हुई है, तब मां ने सिर्फ इतना कहा कि एसी बंद कर दो और उस पर उसने जान ले ली। अकुश श्रीवास्तव सर, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है मेरा कि क्या सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए और एसी चलाने और ना चलाने के लिए अपनी मां की जान एक बेटा ले लेगा?
बदलाव हो रहे हैं और जो संवेदनहीनता बढ़ती चली जा रही है, ये उसकी देन है। और ये दिल्ली में तो इधर या मेट्रोज़ में तो इधर ये काफ़ी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। माँ बेटे को मार दे रहा है, जरा जज्बात के शराब ना मिलने पर बेटा बाप को मार दे रहा है। राकेश शुक्ला सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि क्या ये ऐसी घटनाएं सिर्फ राजधानी दिल्ली में शुरू हो रही हैं? नहीं, ये सिर्फ राजधानी दिल्ली में नहीं है, बल्कि अब मेट्रोपॉलिटन सिटी, हाँ, छोटे छोटे शहरों में भी ये घटनाएं इसलिए होने लगी क्योंकि अब आप संस्कार और संगत देखेंगे तो दोनों में बहुत सारा बदलाव आया है और उसी का नतीजा है कि ये विकृत मानसिकता पैदा हो रही है युवाओं में, और वो अपने परिवार में, अपने लोगों के प्रति उनके मन में कोई संवेदना नहीं बची। और तो ये लोगों की संवेदना है जो मर रही है और उसकी बदौलत ये ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन आपके लिए एक जानकारी है दर्शकों को, आज शाम 5 बजे का वक्त मत भूलिए। कुछ ही देर के बाद आज एबीपी न्यूज राजस्थान चुनाव पर सबसे पहला ओपिनियन पोल आपको दिखाने वाला है। भूलिएगा मत, शाम 5 बजे का टाइम नोट कर लीजिए और देखिए राजस्थान में जादूगर फैक्टर हावी होगा या फिर ब्रांड मोदी, सब कुछ आपको बताएंगे पूरे डिटेल में आंकड़ों के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।